हेलो दोस्तों। दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे पॉलिटी के अंदर भारत शासन अधिनियम पढ़ रहे थे। और भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहला अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो, तो उसके अंदर 1909 पढ़ाया था। 1909 के बाद 1919 पढ़ा दिया था। तो 1919 लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। 1919 का कुछ पोर्शन पढ़ा दिया गया था, कुछ पोर्शन बचा था। जो पोर्शन बचा था 1919 का, एक तो हम वो कवर करने लग रहे हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे दोस्त, वो पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। तो अगर आप भारत शासन अधिनियम 1919 देख रहे हैं, तो कल की अगर मेरी बात याद हो, तो कल मैंने आपको थोड़ा सा महिलाओं के बारे में बताया था, फीमेल के बारे में। और फीमेल को वोट डालने का जो अधिकार है ना, वोट डालने का अधिकार देने वाले देश कौन कौन से थे जिन्होंने वोट डालने के अधिकार दिए थे, है ना। उसके अंदर सबसे पहला जो देश मैंने लिखा था आपका, वो न्यूजीलैंड लिखा था कि महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का जो अधिकार दिया था वो न्यूजीलैंड ने दिया था। दूसरे नंबर पे मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया लिखा था, है ना, कि ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद मैंने तीसरे नंबर पर आपको फिनलैंड लिखा था। और फिनलैंड के लिए मैंने आपको बताया था, न्यूजीलैंड तो पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है। अच्छा, अगर आपको न्यूजीलैंड ना मिला, जैसा कि 2023 एमटीएस में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि न्यूजीलैंड अगर आपको ना मिला है, तो न्यूजीलैंड की जगह फिर आप आंसर लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया है ना। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ही आंसर दिया था, क्योंकि वहाँ न्यूजीलैंड है नहीं। तीसरा मैंने बताया था फिनलैंड आपको कल। और फिनलैंड पहला यूरोपीय देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। ठीक, इसके बाद की कहानी यदि चलें, तो फिर मैंने आपको भारत भी लिखवाया था, अपना भारत, है ना। अगर अपने भारत की बात करूं, तो अपने भारत में 1926 में, है ना, अपने भारत में 1926 में क्या हुआ था, अपने भारत में 1926 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। और इसी 1926 में एक्चुअल में आपसे अगर पूछे अधिनियम कौन सा था, तो आप बताएंगे अधिनियम था 1919 वाला। ठीक है, अधिनियम था आपका 1919 वाला। और किस वर्ष दिया गया था, तो 1926। ये तो रही थी कल की बात। अब बात शुरू करते हैं आज की। अगर आपको पता हो, तो मैंने आपको पढ़ाई थी एक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। बात समझ रहे, आपको मैंने पढ़ाई थी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, याद है कुछ? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति क्या थी मेरे दोस्त? तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति ये थी कि हर वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचन तैयार कर देना, यानी कि वोट डालने के लिए हर वर्ग के लिए एक अलग प्रक्रिया नहीं बोल सकते, अलग एक विशेष तरह की एक वर्ग बना देना कि इसमें ये वर्ग का व्यक्ति वोट डालेगा, इसमें ये डालेगा, इसमें ये डालेगा। अब मेरे दोस्त, ये किस किस पे लागू करी गई, किस किस पे लागू नहीं करी गई, है ना। तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति थी मेरे दोस्त, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भारत के अंदर किस किस पे लागू करी गई, तो ये तो आप समझिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति क्या होगी। हर वर्ग के लिए अलग इलेक्ट्रोल बना दिया गया था ना, निर्वाचन अलग बना दिया गया था। अब ये लागू की गई थी आपकी, जैसे कि आपका हिंदू हो गए। हिंदू के अंदर मैंने आपको बताया था कई सारे वर्ग आ जाएंगे, है ना, कई सारे वर्ग आएंगे। तो हिंदू के अंदर जैसे आपका सिख आ जाएगा, सिख के बाद जैसे आंगल भारतीय आ जाएंगे। आंगल भारतीय किसको बोलते हैं? जो बाहर से व्यक्ति आए थे, है ना, उनको आंगल भारतीय बोल सकते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज भारत के थे और वो भारत में ही रह रहे हैं, बाहर से आए थे लेकिन भारत में रह रहे हैं, उनको भी आप आंगल भारतीय बोल सकते हैं। तो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी, कुल मिला के ये आपका सिखों पे लागू करी गई। जो सिख हुआ करते थे, है ना, उन पे लागू कर दी गई। सिख के बाद मेरे दोस्त एक आप बताएंगे ईसाई पे भी लागू की गई। भारत के जो ईसाई थे उन पे लागू की गई। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि यूरोपीय लोग थे आपके, है ना, जो यूरोपीय लोग भारत में जो आकर रहने लगे, उनकी बात कर रहा हूं, वो यूरोपीय लोग हैं। तो एक्चुअल में आप सिखों पे लागू कर रहे हैं, ईसाई पे लागू कर रहे हैं, यूरोपीय लोगों पे लागू कर रहे हैं, इन सब पे आप ये पद्धति को लागू करने लग रहे हैं। तो इनके लिए भी दोस्त लागू कर दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को। ठीक है, लिखिए मेरे दोस्त एक लाइन, मैन हड़ी बनाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति और एक लाइन लिखिएगा,
सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति और एक लाइन लिखिएगा। आंग्ल भारतीय भी लिख लेना, आंग्ल भारतीय नहीं लिखा गया इसमें ना, आंग्ल भारतीय। और आप लिखेगा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली सिख ईसाई, सिख ईसाई, सिख ईसाई, यूरोपीय तथा आंग्ल भारतीय सभी पर लागू की गई। आंग्ल भारतीय सभी पर लागू की गई। आंग्ल भारतीय सभी पर लागू की गई। लागू की गई। लिख लिया दोस्त। कहने का मतलब यह है कि निर्वाचन पद्धति, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति आप उसको बोल सकते हैं कि इनके लिए एक अलग इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया गया है ना, अलग इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया गया, यानी कि अलग बना दिया गया क्या, निर्वाचन मंडल। बात समझ रहे, इनके लिए बना दिया गया क्या, अलग निर्वाचन मंडल। अलग निर्वाचन मंडल का मतलब मेरे दोस्त ये है क्या कि जो सिख होंगे ना, जो सिख होंगे, सिखों को वोट जो करेंगे वो कौन करेंगे दोस्त, वो सिख करेंगे। ईसाई को जो वोट करेंगे वो क्रिश्चियन लोग करेंगे। बात समझ रहे, इनको जो वोट करेंगे वो क्रिश्चियन करेंगे। यूरोपीय लोगों को वोट कौन करेंगे, बाहर वाले तो कर ही सकते थे, जो इंग्लैंड वाले होंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में भारत वाले भी करेंगे। कौन से भारत वाले, जो यूरोपीय लोगों का समर्थन करेंगे वो। ऐसे आंग्ल भारतीयों के लिए एक अलग बना दिया गया कि भैया अगर कोई इनको वोट करना चाह रहा है तो इनको भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिएगा, अर्थात 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 इनके लिए, इन सभी के लिए, ऐसे लिखा, इन सभी के लिए, अर्थात इन सभी के लिए, इन सभी के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए। इन सभी के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए, निर्वाचन मंडल बनाए गए हैं जी, निर्वाचन मंडल बनाए गए, निर्वाचन मंडल बनाए गए। इसके बाद यदि आगे बात करूं तो भारत शासन अधिनियम जी, भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर, भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर भारत में सबसे पहली बार, आधार पर भारत में पहली बार द्विसदन, पहली बार द्विसदन विधायिका की स्थापना की गई। जी, द्विसदन विधायिका की स्थापना की गई मेरे दोस्त। अब द्विसदन कैसे होंगे, तो भारत में याद रखिएगा दो सदन कैसे होंगे। तो अगर मैं द्विसदन विधायिका की बात करूं तो द्विसदन का मतलब जिसके अंदर दो सदन हो, है जी, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, दो सदन हो गए, है ना। बड़ा वाला सदन, उच्च सदन जो है राज्यसभा, और छोटा वाला जो सदन है वो लोकसभा है ना। इसी तरह से हर राज्य के अंदर द्विसदन नहीं है, कुछ राज्यों में द्विसदन है और कुछ राज्यों में एक सदन है। राज्यों में द्विसदन कौन सा होगा, विधानसभा जिससे मुख्यमंत्री बनते हैं, और एक विधान परिषद होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे द्विसदन का मतलब दोस्त दो सदन की बात है ना, दो सदन वाली विधायिका, है ना। द्विसदन का मतलब दो सदन वाली विधायिका, और दो सदन वाली विधायिका इन्होंने कहा था कि हम दो तरह से तैयार करने के लिए देख रहे हैं। कैसे कैसे, ये कह रहे थे कि हम सेंट्रल में देख रहे हैं एक तो, है ना, और एक हम स्टेट में देख रहे हैं। सेंट्रल का मतलब केंद्र में हम देख रहे हैं, और एक कह रहे थे हम प्रांत में देख रहे हैं, प्रांत, है ना। प्रांत को ही आज के टाइम पर आप राज्य के नाम से जानते हैं, उस समय बात करते थे तो प्रांत बोलते थे। मुगल के समय में अगर आप जाने लग रहे होंगे तो इन्हीं को आप सूबे बोल रहे थे, है ना, इन्हीं को सूबे बोल रहे थे। तो सेंट्रल में इन्होंने कहा कि अगर हम उच्च सदन की बात करते हैं, है ना, अगर हम सेंट्रल में देख रहे हैं, अगर हम उच्च सदन की बात करते हैं और निम्न सदन की बात करते हैं,
उच्च सदन का मतलब बड़ा सदन जो होगा। तो अगर उच्च सदन की बात केंद्र में करेंगे तो ये दोस्त राज्यसभा बनता है ना, राज्यसभा। और अगर मैं प्रांत की बात करूं तो प्रांत में या राज्य में यही बात बनती है दोस्त, क्या, विधान परिषद की है दोस्त, यही बात बनती है आपकी विधान परिषद की। बशर्ते यदि मैं इसी पे बात करूं मेरे दोस्त किसकी, निम्न सदन की, तो निम्न सदन के तौर पे यहां आपका बनता है लोकसभा, और मेरे दोस्त यहां जो बनता है यहां बनता है आपका विधानसभा। अगर आप अच्छे से बातें जानते हैं दोस्त तो ये भी अच्छे जानते होंगे, लोकसभा से ही बनते हैं प्रधानमंत्री, है ना, इससे ही बनते हैं दोस्त क्या, प्रधानमंत्री, है ना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो इन्हीं से बनते हैं। लोकसभा की सीटों का ही इलेक्शन होता है, शायद कल भी इस चीज पे जिक्र किया था थोड़ा सा। और विधानसभा में ही बनते हैं दोस्त कौन, मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, यहीं पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं और यहीं पे आपके प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। कीजिए, लिखा दोस्त, एक नाम आपके सामने आएगा अलेक्जेंडर मुदीमान। ठीक है, एक नाम आपके सामने आएगा अलेक्जेंडर मुदीमान। अलेक्जेंडर मुदीमान कौन है, तो याद रखिएगा ये पहले व्यक्ति हैं जो भारतीय विधानमंडल के, है ना, जो भारतीय विधानमंडल के उच्च सदन के, उच्च सदन के राज्य परिषद के अध्यक्ष बने थे, राज्य परिषद के अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा ये पहले व्यक्ति हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अलेक्जेंडर मुदीमान, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, है ना, मैं बोल दे रहा हूं, आप ऐसा लिख लीजिएगा, अलेक्जेंडर मुदीमान, अलेक्जेंडर मुदीमान भारतीय विधानमंडल के उच्च सदन के, भारतीय विधानमंडल के उच्च सदन के, भारतीय विधानमंडल के उच्च सदन के, भारतीय विधानमंडल के उच्च सदन के राज्य परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। परिषद के पहले, या पहले अध्यक्ष लिखना, भारतीय मत लिखना, पहले अध्यक्ष थे जी, पहले अध्यक्ष थे, के पहले अध्यक्ष थे, के पहले अध्यक्ष थे, के पहले अध्यक्ष थे। उम्मीद है यहां तक हो गया होगा यार।
है ना। हो गया ना यहां तक? ठीक है, आगे सुनिए। ये बताओ, द्वैत शासन का नाम सुना है? द्वैत शासन, द्वैत शासन को बोलते हैं दोस्त इंग्लिश में, नहीं हिंदी में है? क्या बोलते हैं? द्वैत शासन को हिंदी में बोलते हैं दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब क्या दोस्त? ए दोस्त, दोहरा शासन क्या था? दोहरा शासन ये था कि कोई भी एक व्यक्ति प्रांत का मतलब राज्य पे भी कानून बना सकता है और केंद्र पे भी कानून बना सकता है, यानी कि दोनों जगह कानून बना सकता है, उसको दोहरा शासन बोलते थे, है ना। या दो दो शासन करना, एक व्यक्ति राज्य पे भी शासन कर रहा, केंद्र पे भी शासन कर रहा, उसको बोल सकते हैं, है ना। लिखिए एक लाइन। इस अधिनियम में पहली बार, इस अधिनियम में पहली बार, इस अधिनियम में पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई, प्रणाली की स्थापना की गई, लिखा। नेक्स्ट लिखिए, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले केंद्र व प्रांत, केंद्र व प्रांत एक ही कानून पर निर्भर थे, एक ही कानून पर निर्भर थे, निर्भर थे। अब दोस्त द्वैत शासन की जरा बात देखूं तो द्वैत शासन का जो सीधा सीधा अर्थ होगा, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो इसके दो तीन अर्थ बनते हैं। सबसे पहली बात तो दोहरा शासन आ जाएगा इसका अर्थ, है ना, दोहरा शासन होगा, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत हुआ क्या क्या है, या तो आप ऐसा देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो पहली बात तो दोहरा शासन, द्वैत का मतलब क्या होता है? दो, यानी कि दोहरा शासन होगा, ठीक है। दूसरी बात, शासन का विभाजन आप देख सकते हैं इसको, है ना, शासन का विभाजन हो रहा है। शासन का विभाजन का मतलब केंद्र में भी है और प्रांत में भी, यानी कि राज्य में भी है। तीसरा, केंद्र व प्रांत यानी कि राज्य का विभाजन भी हो रहा है। भाई इनका विभाजन होगा नहीं होगा जब द्वैत शासन लगेगा? इनका विभाजन होगा। पहले सारी चीजें किसके हाथ में थी? केंद्र की केंद्र के हाथ में थी, राज्य की राज्य के हाथ में थी। लेकिन अभी क्या है, अभी दोनों पे एक ही बात लागू होगी, जो केंद्र पे है वही राज्य पे भी चली जाएगी, यानी कि केंद्र और प्रांत का विभाजन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, द्वैत शासन प्रणाली का जनक कौन है ना? द्वैत शासन प्रणाली का जनक, तो द्वैत शासन प्रणाली का अगर आपसे जनक पूछे तो कार्टेस के नाम से एक व्यक्ति आएगा, ठीक है। अगर पूरा नाम याद ना हो पाए तो कार्टेस के नाम से ही याद रखेगा, ठीक है। कार्टेस के नाम से एक व्यक्ति हुआ करता था, इसको बोलते हैं क्या? द्वैत शासन का जनक बोलते हैं इसको। लेकिन द्वैत शासन प्रणाली जो थी लागू किसके समय में की गई? लागू करने का मतलब कौन से वायसराय थे जिनके समय में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया, और फिर इसको आगे चल के समाप्त भी किया जाएगा। आखिर वो कौन से वायसराय थे या कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके समय द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था, ठीक है। तो अगर पूरा नाम आपसे पूछे तो कार्टियस, आप कार्टियस ही याद रखिएगा ना, पूरा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, कार्टियस ही आप याद रखिएगा, इतने से ही काम चल जाएगा पेपर में ना, लिख लीजिएगा।
लिखा दोस्त। अगर आगे की मैं बात करूं तो इनकी एक बुक है मेरे दोस्त, है ना। अगर आगे की बात करूं तो इनकी एक बुक है और इनकी बुक का नाम है डायर की। ठीक है, इनकी बुक का नाम है डायर की। और याद रखिएगा ये जो डायर की है ना, इसी पुस्तक में पहली बार, है ना, इसी पुस्तक में पहली बार इसी पुस्तक में पहली बार द्वैत शासन, इसी पुस्तक में पहली बार द्वैत शासन शब्द का प्रयोग किया गया, है ना। इसी बुक में पहली बार याद रखिएगा किसका यूज किया गया, द्वैत शासन का यूज किया गया है ना। द्वैत शासन जो शब्द था उसका यूज इसी पुस्तक में पहली बार किया गया है। अगर आगे आप देखते हो तो बड़ी अच्छी सी बात है यार। द्वैत शासन प्रणाली की जो शुरुआत है ना, द्वैत शासन प्रणाली की जो शुरुआत है, अगर द्वैत शासन प्रणाली की मैं शुरुआत की बात करूं तो वायसराय, है ना। वायसराय कौन थे, तो आप बताएगा रॉबर्ट क्लाइव थे, है ना, रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछे कि शुरुआत किसने करी थी तो ये भारत के वायसराय हुआ करते थे, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी बात अगर मैं देखूं, पहला ये हो गया, अगर दूसरी बात देखूं, द्वैत शासन प्रणाली का अंत किसने करा है ना। द्वैत शासन प्रणाली का अंत, है ना। द्वैत शासन प्रणाली के यदि अंत की बात करूं या समाप्त की बात करूं तो एक ही बात होगी यार, है ना। तो अंत या समाप्त की बात करूं तो आपका आंसर होता वारेन हेस्टिंग, है ना। आपका आंसर होता दोस्त वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, यानी कि अंत कर दिया था। लिखा सर। आगे सुनिए अब। एक अप्रैल 1921 को भारत के 8 प्रांतों में, भारत के 8 प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई दोस्त, है ना। द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई। ये 8 प्रांत कौन कौन से थे इनके बारे में देख ले रहे यार, ना। 8 प्रांत ये कौन कौन से हैं जहां पे द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। सबसे पहला जो था आप सभी जानते होंगे, बंगाल। दूसरा मद्रास। तीसरा मुंबई या बॉम्बे बोल सकते हैं, उस समय बॉम्बे था, है ना, बॉम्बे हो गया।
चौथा अगर आप देखें तो अपना उत्तर प्रदेश होगा। पांचवा अगर आप देखते हैं तो पंजाब होगा यार। छठा अगर आप देखते हैं तो उड़ीसा होगा। सातवां अगर आप देखते हैं तो असम होगा। अगर आप आठवां प्रांत देखते हैं तो मध्य प्रदेश होगा। तो यही वो 8 प्रांत थे दोस्त जहां पर सबसे पहली बार, है ना, जहां पर सबसे पहली बार क्या स्थापना की गई, द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना करी गई। इसमें बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, सीक्वेंस में लिखे सारे, उड़ीसा है, असम है, मध्य प्रदेश है ना। जैसा वो है ना, उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में 3 जगह की गई थी। तो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं, जब भी ये 3 नाम आपको, जब भी आपसे कोई पूछे ना पहली बार क्या हुआ है, तो इन 3 राज्यों में ही आप आंसर लगाइएगा। सबसे पहले जब इतिहास चल रहा था हमारा, तो सबसे पहले इन्हीं तीनों राज्यों में हर एक चीज की स्थापना हुई है ना। अब दोस्त एक बढ़िया सी कहानी, बड़ी बेहतरीन सी है, एक बढ़िया सी कहानी, मेरी और तुम्हारी जुबानी है दोस्त। क्या जुबानी, देखो 1919, और या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम है जी। और एक लिखते हैं दोस्त ली आयोग, ठीक है, एक लिखते हैं ली आयोग। बड़ी मस्त कहानी और बड़ी बेहतरीन से और बड़े प्यार से पूछा जाएगा, है ना, बड़े प्यार से पूछा जाएगा। अगर मैं भारत शासन अधिनियम की बात करूं तो इसकी मैं बात कर रहा हूं 1919, ठीक। और अगर ली आयोग की बात करूं तो ली आयोग आया था 1924। एक बात का याद रखिएगा, ली आयोग 1924 भारत आया है, ठीक है, 1924। अब कहानी क्या अच्छी है क्या बुरी है, तो एक बार उसको भी देख लो यार, है ना, क्या अच्छी है क्या बुरी है। तो मेरे दोस्त अगर 1919 की बात करूं तो 1919 और 1924, अगर आपसे पूछे क्या कि अधिनियम कौन सा है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 है। अगर आपसे पूछे आयोग कौन सा है, तो आप बताइएगा ली आयोग है। बात समझ रहे, ली आयोग है, ठीक। अब इन दोनों को लेकर एक कमेटी गठित हुई, एक समिति गठित हुई। और इसका जो अध्यक्ष है मेरे दोस्त, है ना, इसका जो अध्यक्ष है, उसका अध्यक्ष बनाया गया सर रोस बारकर को। बरकर मत लिखना, बारकर है नाम, है ना, सर रोस बारकर को, है ना। और याद रखिएगा इनकी अध्यक्षता के आधार पर है ना, इनकी अध्यक्षता के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को भारत में यूपीएससी की स्थापना की गई।
उम्मीद है मेरी बात आप भली बात ही समझ गए होंगे मैंने क्या लिखा है। अगर आपसे पूछे यूपीएससी की स्थापना कब की गई है तो 1 अक्टूबर 1926 को। दूसरी बात, किसकी अध्यक्षता के आधार पर की गई? सर रोज बर्कर के आधार पर की गई है। तीसरी बात, किस आयोग के आधार पर की गई? ली आयोग के आधार पर। किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ली आयोग भारत कब आया? 1924 आया। ठीक है दोस्त, लिखिए यूपीएससी के बारे में 2-4 बातें बताऊंगा। लिख लिया दोस्त? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा है। यहां तक तो हो ही गया होगा ना सबका, है ना? यहां तक तो हो गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्त, अगर आगे की मैं कहानी देखूं तो आगे की कहानी यह है कि भारतीय संविधान के भाग हैं। कितने भाग है भारतीय संविधान में? 25 है जी, एट प्रेजेंट 25। ठीक, इन 25 में से एक भाग है भाग 14। ठीक है, इनमें से एक भाग है भाग 14, और ये भाग आपका 14 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो भाग 14 आपका पड़ता अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 315 नहीं लिखा गया ना। ठीक है, देखिए यूपीएससी जो है आपका, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म लिखना चाहूं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जी, कमीशन। अगर इसकी बात करूं तो इसका जो मुख्यालय है आप सबने देखा होगा, मोस्टली नई दिल्ली में है। दूसरी बात करूं किस अनुच्छेद में आएगा तो आप बताइएगा ये आएगा अनुच्छेद 315 में। ठीक है, अब बात करता हूं यहां पे। तो यहां पे दोस्त मैं आपको 3 आर्टिकल बता रहा हूं। 3 आर्टिकल में से क्या 2 ही आर्टिकल बता रहा हूं भाग 14 के। एक तो बता रहा हूं अनुच्छेद 312। इस भाग 14 का जो नाम है वो है केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं। है ना, केंद्र व राज्य के अधीन जो सेवा मिलती हैं वो हैं अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद बता रहा हूं 315। ठीक है, तो अगर 312 की बात करूं तो 312 में दोस्त बनती है अखिल भारतीय सेवाएं। है ना, अखिल भारतीय सेवाएं। अगर 315 की बात करूं तो 315 में 2 खेल है, यूपीएससी है और दूसरा
एसपीएससी है ना, एसपीएससी। यूपीएससी की फुल फॉर्म आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एसपीएससी की बनती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बात समझ गए? यानी कि हर राज्य में होगा, है ना, एवरी स्टेट, ये हर राज्य में होगा मेरे दोस्त, और ये पूरे ऑल इंडिया का एक होगा, है ना, ऑल इंडिया का एक, ये हर राज्य का होगा और ये पूरे ऑल इंडिया का एक होगा। यहां तक के लीजिएगा। हो गया सर यहां तक का? ठीक है। दो चार बातें और हैं, वो और सुन लीजिएगा इस अधिनियम की। इस अधिनियम की एक बात मेरे दोस्त ये है, क्या कि भारतीय सचिव, आप जानते होंगे भारतीय सचिव बनते थे। भारतीय सचिव को, भारतीय सचिव को नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। है ना, नियुक्ति का अधिकार दिया गया। अब जो नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, नॉर्मली आपको मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं, ये किस अनुच्छेद में आना है आपका, तो ये अनुच्छेद
148 में आपको कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूं इस चीज को, है ना, कितनी बार। दूसरी बात, सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पे, सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर पहली बार संपत्ति और कर का विभाजन किया गया। कर का मतलब टैक्स का विभाजन किया गया। अब आप नॉर्मली जानते होंगे, अगर आप आज के टाइम पर पढ़ रहे हैं तो भारत की अनुसूची बनती है, और 7वीं जो अनुसूची है वो ये कह रही है कि मेरे अंदर 3 और सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, ये आपने सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अब आने वाले टाइम आप पढ़ लेंगे। तो उसी के आधार पे विभाजन हुआ था भाई। आज भी क्या है, आज भी तो उसके आधार पे विभाजन हो रहा है, कौन सी चीज किसके लिए गई है, किसके लिए नहीं गई। तो आज के टाइम विभाजन है, उस समय भी था। इन्होंने कहा कि अगर चीज सेंट्रल के हाथ में गई है ना, तो बनेगी केंद्र सूची, और अगर जो चीजें हैं वो स्टेट के हाथ में गई हैं, यानी कि राज्य के हाथ में गई हैं, तो बनेगी दोस्त प्रांत सूची। ठीक है, उस समय तो प्रांत सूची बनेगी ना यार, आज राज्य सूची बनती है, उस समय प्रांत सूची बनती थी। विभाजन को आप ऐसा लिख लीजिएगा, मतलब इसके बारे में, इसके लिए 2 सूची बनाई गई, है ना, इसके लिए 2 सूची बनाई गई। दोनों सूची ये वाली है ना, एक सेंट्रल और दूसरी स्टेट। हो गया दोस्त यहां तक। आगे की कहानी कुछ ये है कि भारतीय वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, है ना दोस्त, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, याद रहेगा। दूसरी बात, अध्यादेश आप जान सकते हैं, अगर आज प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, प्रेजेंट टाइम में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 2 लोगों के पास भारत में है ना, भारत में 2 लोगों के पास है, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। ठीक है, एक तो राष्ट्रपति के पास है, दूसरी राज्यपाल के पास है
दोनों ही अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है एक विपरीत परिस्थिति में कोई भी एक बिल पास कर देना, उसको अध्यादेश आप बोलते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करूं तो अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है, और राज्यपाल की बात करूं तो अनुच्छेद 213 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद एक और बढ़िया बात याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा ना, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट व राज्य बजट को अलग कर दिया गया। है जी, केंद्रीय बजट व राज्य बजट को अलग कर दिया गया। तो आज तक का यहीं रखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 पूरी तरह से समाप्त हो गया। कल आप लोग पढ़ रहे होंगे भारत शासन अधिनियम 1935, है ना दोस्त, 1935।